जैसा कि हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो कि जैसा कि आपको मालूम है कि हम केंद्र सरकार की चर्चा कर रहे थे। केंद्र सरकार के बारे में हम अपनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपकी जितनी अधिक जानकारी होगी जिस विषय में, उतनी ही अधिक संभावनाएं हो जाएंगी आपके द्वारा मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने में। ठीक है, तो आप जितना जानते हैं उसको इंक्रीज़ कीजिए। आपकी जो जानकारी है, सामान्य तौर पर अगर मैं बात करूं तो आप प्रधानमंत्री के बारे में जितना भी कुछ जानते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसे दिन प्रतिदिन क्या करें, निरंतर बढ़ाने का प्रयास करें। जब आप इसे बढ़ा लेंगे, इस चीज़ को सेट कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जानकारी जो है वो पहले की तुलना में ज़्यादा हो गई। और पहले की तुलना में ज़्यादा होने पर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रपति के बारे में, और जो केंद्र सरकार है उसकी जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है, या जो भारत सरकार के प्रशासन को या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो व्यक्ति दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण माना जा सकता है, वो व्यक्ति है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। और हमने प्रधानमंत्री के बारे में जानने से पहले राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर ली है, और जितनी आपकी जानकारी है उस जानकारी को आज हम इंक्रीज़ करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जिस विषय में आपको जितनी जानकारी होती है, आपके मार्क्स भी उतने प्रतिशत आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप जनरली अपनी जानकारी को जितना इंक्रीज़ करेंगे पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में, तो आपके नंबर बढ़ने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। नंबर पाना सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन आप उस व्यक्ति के बारे में जानते कितना है, उस पोस्ट के बारे में जानते कितना है। एक तो मैं पोस्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, द प्राइम मिनिस्टर जो पोस्ट है हमारी यहाँ प्रधानमंत्री की, और एक वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पर आप प्रधानमंत्री को किस रूप में लेते हैं, और एक पोस्ट के आधार पर प्रधानमंत्री का आप पर क्या प्रभाव हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को जानते हुए हम आगे प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक धुरी माना जाता है। ब्रिटिश विद्वानों ने इसको कई तरीके से डिस्कस करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा या को स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है। जो अग्रणी है उनमें भी सर्वाधिक अग्रणी व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री सूर्य के समान होता है, जिसके चारों ओर मंत्रिपरिषद के व्यक्ति भ्रमण करते हैं। कहने का मतलब जैसे सूर्य के चारों ग्रह भ्रमणशील है, वैसे प्रधानमंत्री के चारों ओर जो व्यवस्था है वो भ्रमण करती है। किसी ने चंद्रमा से तुलना की है प्रधानमंत्री की, किसी व्यक्ति ने अन्य जो व्यवस्था या प्रशासन रूपी जो जहाज है उसके मल्लाह या उसके कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री को वर्णित किया है। यानी अपने आप में प्रधानमंत्री जो है वो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक तंत्र का सबसे प्रमुख व्यक्ति माना गया है, या जो हम कह सकते हैं संवैधानिक जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, द प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री वास्तव में प्रशासन का मुखिया है। संविधान में उनके बारे में कम अनुच्छेद हैं या उनके कार्यों का उल्लेख कम है, लेकिन वास्तविक स्थिति में प्रधानमंत्री उतने ही महत्वपूर्ण है, या मैं कह सकता हूं कि व्यवस्था में तो प्रधानमंत्री का सर्वाधिक रोल माना जाता है। और जैसा कि 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद तो राष्ट्रपति की भूमिका और भी सीमित हो गई है। ठीक है, यानी वहाँ पर उन्हें कैबिनेट की सिफारिश को मानना आवश्यक कर दिया गया। लिखित सहमति के आधार पर या लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति को अपना निर्णय देना ही पड़ेगा। तो ये जो भूमिकाएं हैं, इन भूमिकाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बराबर या कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गया। तो हम बात कर रहे हैं अभी द प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले चर्चा कर लें
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख, आप समझ गए होंगे, हस्ताक्षर करने, संवैधानिक प्रमुख या नाम मात्र के प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक है, यहां पर हम बात करें किसकी, राष्ट्रपति की। तो फिर आगे क्या बात करेंगे कि जबकि प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख के रूप में वर्णित किया गया है, यानी इनडायरेक्टली सभी शक्तियां किस में निहित हैं या किस के द्वारा संचालित होती हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री किस रूप में स्थापित है, वास्तविक मुखिया के रूप में। ये अंतर दोनों में है कि चलेगी किसकी, सब कुछ करके कौन देगा, प्रधानमंत्री देगा। राष्ट्रपति जो कार्यपालिका या संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र का प्रमुख है, उसे सिर्फ हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पड़ेगी, इससे अधिक प्रधानमंत्री के द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। आगे देखें आप, आगे चलते हैं हम। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, कि राष्ट्रपति की भूमिका किसकी रह गई, लगभग शांतिकाल कहते हैं जब, तो विशेषतया एक पर्यवेक्षक के रूप में। यानी इसे ध्यान रखना है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, या संविधान के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था अपना कार्य कर रही है या नहीं कर रही। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पता लग रहा है कि कौन व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, प्रधानमंत्री। ये सब कुछ उपलब्ध करता है, इसको कराकर देता है। इसलिए मुनरो ने क्या कहा इसको, राज्य रूपी जहाज का प्रधानमंत्री राज्य रूपी जहाज का क्या है, मल्लाह है, कैप्टन है। ठीक है, आगे देखें, जेनिंग्स के अनुसार जो है वो कहता है कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है। सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह विचरण करते हैं। भ्रमण करते हैं, ऐसा लिखेंगे, जिसके चारों ओर ग्रह भ्रमण करते हैं। ठीक है, जेनिंग्स के अनुसार। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस और भी बहुत सारे सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बताया, ये प्रधानमंत्री के महत्व को स्पष्ट करते हैं किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। हालांकि इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर सम्राट भी है, और भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति भी उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री की भूमिका
कहीं भी कमजोर दिखाई नहीं देती है। वह संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक शक्तियों का वास्तविक रूप से उपयोगकर्ता माना जाता है। अब आगे चलते हैं हम, तो हमारा जो मुख्य बात है वो देखें। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रमुख के रूप में कार्य करता है या राज्य मुखिया है। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री किसके रूप में माना जाएगा? जबकि प्रधानमंत्री शासन का मुखिया कहलाएगा, यानी शासन जो होगा या शासन के जो कार्य होंगे वह किसके द्वारा किए जाएंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा। देखें, जबकि शासन का मुखिया कहलाएगा। राज्य मतलब समझ गए, राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मात्र किसका उल्लेख होगा? राष्ट्रपति का। लेकिन पूरी शासन व्यवस्था जो चलेगी वह किसके अनुसार या किसके निर्देशन में या किसके प्रधानमंत्रित्व के अंतर्गत चलेगी? प्रधानमंत्री के में। यानी नेतृत्वकर्ता कौन हो गया यहाँ पर? प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है, तो ये भूमिका अपने आप में आपको इंडिकेशन करने के लिए पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, आगे देखें, हमने कल भी बात की थी या इससे पहले भी हमने बात कर चुके हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 74 ये याद कर लें आप, आपको याद रहना चाहिए। क्या कहता है कि राष्ट्रपति का प्रशासनिक या शासन के जो कार्य हैं कार्यों के संपादन में सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया हेड प्रधानमंत्री होगा। There shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ये एकमात्र अनुच्छेद है, यानी प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख या उसकी नियुक्ति या उसके चयन के बारे में किसी प्रक्रिया का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। मात्र यहाँ पर इस अनुच्छेद 74 में ये दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में के संपादन
में सहायता और सहयोग और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है प्रधानमंत्री के बारे में। तो आपकी समझ में आई होगी कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक प्रावधान में मात्र इतना ही कहा गया है कि प्रधानमंत्री होगा जो कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कहलाएगा। इस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में ये निम्न अनुच्छेद, प्रधानमंत्री से संबंधित मुख्य 3 अनुच्छेद है 74, 75, 78। तो प्रधानमंत्री की भूमिका आप देख पा रहे हैं कि जितना शॉर्ट में वर्णन है, यानी जितने कम अनुच्छेद हैं उससे संबंधित, उतना ही ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है प्रशासनिक व्यवस्था में। यानी अप्रत्यक्ष तौर से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का काम किया जाता है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, या श्री प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है उसके द्वारा। माननीय राष्ट्रपति पद के लिए आते हैं, महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए आता है, और माननीय आप किसी भी आदरणीय व्यक्ति के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि संविधान में ही स्पष्ट तौर से प्रावधान किए गए हैं कि प्रशासन किसके नाम से चलेगा? राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन उस राष्ट्रपति के नाम से चलने वाले कार्य में सहायता और सहयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा की जाएगी। इस प्रकार हम प्रधानमंत्री का जो मुख्य कार्य है, या एक शब्दों में हम देखें तो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य या मुख्य भूमिका राष्ट्रपति को सहयोग और सहायता प्रदान करना है। स्पष्ट तौर पर इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया। तो यहाँ हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के विषय में देखें। आप इसमें आगे इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री से संबंधित दो अन्य अनुच्छेद भी हैं। सेवेंटी 75 और मुख्यतः 78 भी है। ठीक है, जहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति व राष्ट्रपति के प्रति उसके कर्तव्यों का वर्णन है। राष्ट्रपति के प्रति उसके मतलब प्रधानमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप इन अनुच्छेद वैसे देखिए, अनुच्छेद लिखना इतना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अनुच्छेद लिखा जाना आपके उत्तर को प्रभावी स्वरूप प्रदान करता है। यानी ऐसी स्थिति में आपके उत्तर की वैलिडिटी या वैधता जो होती है वो बढ़ जाती है कि हाँ, इस बालक ने पढ़कर या अच्छी तैयारी करके ये प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। तो मैं ऐसा ही कह रहा हूँ कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप जब उत्तर लिखने बैठें तो ये प्रतीत ना हो, ऐसा दर्शित ना दिखाई न दे कि आप किसी प्रकार से कम लिख रहे हैं या आपकी जानकारी किसी प्रकार से कम है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आगे चलते हैं हम। अब आगे हम चलें उससे पहले आप देख लें इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप अपने दिमाग में बैठाएं। राष्ट्रपति तो कैसा प्रमुख है हमारा, और वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति की मुख्य भूमिका तो क्या है कि संविधान का संचालन हो रहा है या नहीं, संविधान के पालन को सुनिश्चित करना। सुनिश्चितता का ध्यान रखना।
ठीक है, इसलिए उसको क्या दे रहे हैं हम, पर्यवेक्षक की भूमिका में। राज्य रूपी जहाज का मल्लाह कहा गया है, कभी इसको सूर्य की उपमा दी गई है, कभी इसे चंद्रमा भी कहा गया है, कभी कभी प्रधानमंत्री के पद को क्या कहा गया है, चंद्रमा भी कहा गया है, कभी कहा गया है कि ये श्रेष्ठों में श्रेष्ठ है, यानी समान स्तर के लोगों में श्रेष्ठ। ठीक है, आप जानते हैं सभी सांसद होते हैं, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सारे क्या होते हैं, सांसद, और उन सांसदों में से क्या चुना जाता है, प्रधानमंत्री राज्य का मुखिया कहलाएगा, राष्ट्रपति क्या कहलाएगा, राज्य का मुखिया, जबकि प्रधानमंत्री क्या कहलाएगा, शासन का प्रमुख। ये दूसरी बात। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यों में के संपादन में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। कार्यों के संपादन में सहायता और सलाह देगा कौन, राष्ट्रपति। किस, और इसके लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री की भूमिका किस प्रकार से है, या प्रधानमंत्री हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अब देखो अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, देखें आप, भारतीय संविधान के, कुछ भी चीजें नहीं है, आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तथा प्रधानमंत्री की सलाह से, सलाह ली जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखें, मतलब अनुच्छेद 74 क्या कह रहा है और अनुच्छेद 75 क्या कह रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और उसके द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। यानी मंत्री परिषद का जो कार्य है या मंत्री परिषद की जो रूपरेखा है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकेले प्रधानमंत्री भी ये कार्य नहीं कर सकते और अकेले राष्ट्रपति भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके बारे में, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये व्यवस्था की गई है कि
नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति मनमानी नहीं कर सकते हैं। मतलब मनचाहे व्यक्ति को नहीं ऐसे हर किसी को उठा के बना दे। अर्थात राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कुछ संवैधानिक प्रावधानों का भी ध्यान रखेंगे। कुछ संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखेंगे। जिसमें पहला क्या है कि प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा जो कि बहुमत दल प्राप्त दल का नेता होगा। बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब कि प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जिसके पास बहुमत की शक्ति है, या जिसके दल को बहुमत प्राप्त है उस दल का नेता ही क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बन सकता है। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन देखो आप। दूसरी कंडीशन के अंतर्गत यदि किसी दल को, अब राष्ट्रपति की पावर यहां काम आ सकती है, यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है, प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को निर्धारित समय सीमा में लोकसभा में, निर्धारित समय सीमा में लोकसभा सदन में बहुमत सिद्ध करना होगा या साबित करना होगा। ठीक है, ये बाध्यता है। अगर वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगा
तो उसे सदन में प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहने दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री, अब यहाँ पर राष्ट्रपति की ये कौन सी शक्ति हो गई? यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। जैसे हमने बात की थी ना, राष्ट्रपति का विवेक काम करेगा किस पर साइन करे और किस पर साइन नहीं करे, किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए और किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाए। तो ऐसे यहाँ भी काम करता है। यह राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम प्रधानमंत्री की चर्चा कर रहे हैं, तो अब प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों के रूप में चर्चा कर रहे थे हम। अब देखो राज्य के संदर्भ में मुख्यमंत्री या राज्य परिषद, अप्रत्यक्ष रूप से क्या रखता है? वो नियंत्रण रखता है। अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करता है। या हम कहते हैं दूसरे शब्दों की, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जब वह राज्यों या राज्यों के प्रतिनिधि मुख्यमंत्रियों के रूप में वहाँ काम करता है। और वो कैसे होती है? देखो, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में, यानी एजेंट के रूप में किसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब ये राज्यपाल क्या राज्य के प्रधान मुख्यमंत्री के पक्ष में काम करेगा क्या? यदि इसे लगेगा कि नहीं, राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह केंद्र सरकार के अगेंस्ट या केंद्र सरकार से असहयोग की नीति का पालन कर रहा है, तो यह वहाँ पर संवैधानिक भूमिका से बाहर भी कई बार हस्तक्षेप कर देता है। यानी यहाँ पर ये राज्यपाल प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। हालांकि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है, या प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति की सिफारिश करता है उस व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। तो ये जो बात कह रहे हैं हम राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, अब वहाँ पर राज्यपाल यदि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्त किया गया है तो वह प्रधानमंत्री के हित में या केंद्र सरकार के हित में काम करेगा। अगर समान सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में समान दल की सरकार का प्रशासन कर रही है, तो राज्यपाल की भूमिका थोड़ी सी नगण्य हो जाती है। वहाँ पर दलगत राजनीति आ जाती है। अगर वो वहाँ उस दल के प्रभुत्व को किसी प्रकार से नुकसान पहुँचा रहा होता है या किसी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत या उनकी गुटबाजी को प्रभावित करता है, तब वो किसी तरह से हस्तक्षेप कर लेता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी प्रकार अलग अलग सरकारों का अगर प्रशासन है, केंद्र में अन्य दल का और राज्य में अन्य दल की सरकार है, तो वहाँ राज्यपाल की भूमिका क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जगदीश धनखड़ को कह रही है कि आप अपने संवैधानिक पद की गरिमा रखिए, अन्यथा आपके प्रति हमारे जो संबंध है वो थोड़े से कटु हो जाएंगे। जो कि बंगाल के राज्यपाल हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है जो कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया है। तो उन दोनों के संबंधों को वहाँ पर क्या किया जाता है? परिभाषित किया जा रहा है। किसके आधार पर? राज्यपाल के आधार पर। तो अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अभी राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल के रूप में केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार आप जानते हैं मुख्य रूप से कौन? यानी
प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप रहता है। राज्य की राजनीति में किसका हस्तक्षेप हो गया? प्रधानमंत्री का। ठीक है। दूसरी ओर अगर बात करें केंद्र राज्य संबंधों में राज्यों की वित्तीय निर्भरता भी केंद्र के पक्ष में है। वित्तीय निर्भरता केंद्र के पक्ष में है, यानी वित्तीय आधार पर भी राज्य किस पर निर्भर कर रहे हैं? केंद्र सरकार पर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार का मतलब क्या हो गया? प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। शासन लगा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो वो सिफारिश कर सकता है कई बार, और कई बार ऐसा पहले भी हो चुका है। हटाया जा सकता है, आपको पता है। राज्य सरकार के या राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु आयोग का गठन किया जा सकता है। आयोग का गठन किया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? राज्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है? अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकता है राज्य की राजनीति में। देखा आपने? किसके माध्यम से? राज्यपाल के माध्यम से, वित्तीय आधार पर या भ्रष्टाचार के आधार पर, या संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सिफारिश राज्यपाल अगर करता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और उस राष्ट्रपति शासन की परिणति अंत में वहाँ की जो निर्वाचित सरकार है, मुख्यमंत्री है, उसे क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा कर ली है आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत। तब आगे चलते हैं। इसके अलावा और देखें, वास्तविक नियंत्रण कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक शासक के रूप में कार्य करता है। कैसे कहेंगे? वह सर्वोच्च नेता होता है। क्या कहलाता है वो? सर्वोच्च नेता। सदन का नेता होता है। जनता से प्रत्यक्ष संपर्क रखता है।
यानी जनता अपनी समस्याओं के लिए किसके पास आ सकती है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास आ सकती है और वह उनके संदर्भ में कार्यवाही करने की सिफारिश कर सकता है। आगे चले। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख नहीं, राजनीतिक। यानी प्रधानमंत्री द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कब आक्रमण किया जाएगा और कब आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति और एक पद की गरिमा के अंतर्गत कार्य करता है। कभी कभी उसके व्यक्तिगत निर्देशों या व्यक्तिगत क्षमताओं का भी राष्ट्र की क्षमताओं पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव होता है। हालांकि प्रधानमंत्री का पद सामूहिक रूप से कार्य करता है वह, लेकिन प्रधानमंत्री क्या करता है, जैसे मैंने बताया अभी आपको, प्रधानमंत्री अब देखो किस किस पर प्रभाव डालता है? मंत्रिपरिषद को, मंत्रिपरिषद, सदन, राष्ट्रीय नेतृत्व, या राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रभावित करता है। प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, वास्तविक जो शासक है, जो हमने पहले भी कहा है, उसके आधार पर कह सकते हैं हम। आज जितनी भी नीतियों का निर्धारण हो रहा है, कहीं ना कहीं देखें वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत हित, मतलब उनकी क्या सोच है, वो क्या सोचते हैं किसी विषय के बारे में, किसी नियम या नीति के निर्धारण के बारे में, उनकी स्वयं की स्वतंत्र सोच क्या है, उस सोच को ही वो मंत्रिपरिषद के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। उसके अनुसार कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपनी भूमिका को मजबूत बनाए रखता है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप ये ध्यान रखिएगा, गठबंधन सरकार है या स्पष्ट बहुमत की सरकार है। अगर उसी दल की सरकार है और उस दल के पास स्पष्ट बहुमत, तो प्रधानमंत्री की भूमिका जैसे वर्तमान में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कर रहे हैं वैसा शासन किया जा सकता है। वहाँ उनका व्यक्तिगत नेतृत्व क्षमता एक आवश्यक गुण के तौर पर उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय सेना पहले भी ऐसी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ऐसी थी, मतलब कहने का था उसमें कोई परिवर्तन नहीं था। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री की जो सोच थी, पहले जो उन्होंने सोचा था प्रारंभ में, वैसी की वैसी चीज़ों को यहाँ पर लागू कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारा ये बिंदु समाप्त होता है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत हम आज हमने जो जो चर्चाएं की हैं, उन चर्चाओं की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 75 में हमने उल्लेख पढ़ा।
उससे पहले हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसका मॉनिटर होता है एक तरह से, ठीक है। फिर आगे हमने चर्चा की कि उसकी नियुक्ति और उसका कार्यकाल, उसका वेतन कितना रहता है। उसके बाद हम प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रधानमंत्री के कार्यों के आधार पर उसको अलग अलग उपमाओं से अलंकृत किया गया है अन्य अन्य विद्वानों के द्वारा। भारत में भी करिश्माई व्यक्तित्व रहा है प्रधानमंत्रियों का, जैसे हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की, इंदिरा गांधी की, अटल बिहारी वाजपेयी की, और वर्तमान प्रधानमंत्री को तो आप जानते ही हैं। और उसके अलावा भी प्रधानमंत्रियों ने समय समय पर अपने कुशल नेतृत्व से भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया है। कहीं ना कहीं भारत इस मामले में सफल भी रहा है। हमने प्रधानमंत्री के संसद के प्रति क्या दायित्व हैं, राष्ट्रपति के प्रति उनके क्या दायित्व हैं एज ए प्रधानमंत्री, नॉट ए पार्ट ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक प्रधानमंत्री की जवाबदेही है राष्ट्र के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, जनता के प्रति की बात अभी जैसा मैं कह रहा था। जनता अपने मुद्दों को लेकर, स्कोर देख लें आप, जनता अपने मुद्दों को लेकर किससे मिलेगी, ये मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है ना। तो जनता से भी संपर्क रख सकता है। जनता अपने मुद्दों के लिए किसके पास जाएगी, अपनी समस्याओं को लेकर। या प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है उसे कहीं ना कहीं किसको ध्यान में रखना चाहिए, जनता को, क्योंकि अंत में सरकार की वापसी, सरकार की पुनर्वापसी और सरकार का किसी दल की सरकार की पुनर्वापसी होना और उसी सरकार के अलावा किसी ने सरकार का गठन किया जाना, ये दोनों बातें इस पर निर्भर करेंगी कि उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को किस तरह से पूरा करने का काम किया। वहाँ पर उस मॉनिटर होने के नाते प्रधानमंत्री का ही सर्वाधिक दायित्व निर्धारित किया गया। अगर प्रधानमंत्री अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल रहते हैं तो उसे प्रधानमंत्री की असफलता को सरकार की असफलता माना जाता है। और यदि कहीं जनता के दायित्वों के निर्वहन में अच्छी उपलब्धि हासिल की जाती है तो उसे उस सरकार की उपलब्धि मानी जाती है। यानी प्रधानमंत्री मतलब सरकार, सरकार मतलब प्रधानमंत्री की अवधारणा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। और हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वह शांति काल के अलावा संकट काल को अगर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर भी कैबिनेट की जरूरत पड़ती है। कैबिनेट, संकट काल में कैबिनेट प्रभावी हो जाती है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता पड़ती है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। लेकिन वित्तीय आपातकाल और अगर मैं बात कर दूँ राष्ट्रपति शासन में के समय राज्यपाल की सिफारिश या अन्य कोई माध्यम से राष्ट्रपति ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो हम बात करें कि शांति काल में तो प्रधानमंत्री ही प्रभावी भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है वो जनमत जो जनमत की इच्छा है उसका प्रतीक माना जाता है किसे, प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बहुत ही ताकतवर भूमिका का निर्वहन कर पा रहे हैं। और एक अगर हमें कहना पड़े, देखें आप, प्रभावी प्रधानमंत्री होने के लिए प्रभावी प्रधानमंत्री होने की सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जिस दल का प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, जिस दल से प्रधानमंत्री चुना गया है, यानी कहने का मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त है, उस दल की स्थिति पर निर्भरता, यानी अगर स्पष्ट बहुमत मिला है तो प्रधानमंत्री भी फ्री हैंड होकर क्या कर पाएगा, काम कर पाएगा। यानी निर्भरता किस पर हो गई, बहुमत पर, और वो भी बहुमत कैसा, स्पष्ट बहुमत, ठीक है। और दूसरी बात आप देखें, स्पष्ट बहुमत के अलावा
जिस दल से प्रधानमंत्री चुना गया उस दल की स्पष्टता। दूसरा देखें, बहुमत प्राप्त दल में पहले तो उस दल की स्थिति और फिर उस दल में प्रधानमंत्री की स्थिति पर निर्भर करेगी। प्रभावी प्रधानमंत्री होने की स्थिति किस पर निर्भर करेगी? यानी आप जिस दल में हैं या जिस दल को स्पष्ट बहुमत में मिल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, उस दल में आपकी पोजीशन कैसी है, यानी आप किस प्रकार से काम कर पा रहे हैं या आप किस तरह से उसको हैंडल करते हैं। यानी कई बार आपने देखा होगा कि अगर उदाहरण से समझें, अगर देखें अभी वर्तमान में हमारे यहाँ सीएम और उप सीएम, डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। अब वो सीएम तो हैं लेकिन वो संगठन में है। डिप्टी सीएम कहाँ हैं? प्रदेशाध्यक्ष हैं। और मिस्टर अशोक गहलोत क्या बने हुए हैं? मुख्यमंत्री बने हुए। अब यहाँ पर जिस तरह का विरोधाभास दोनों के मध्य है, उसका असर मुख्यमंत्री की भूमिका पर पड़ रहा था। तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री है, वहाँ पर राज्य में कौन है? मुख्यमंत्री उस भूमिका का निर्वहन कर रहा होता। ऐसे अगर हम वहाँ पर देखें, इनके समय एक तरफ तो ये हैं और एक तरफ ये हैं। अब इन्होंने क्या किया? मनमोहन सिंह के कार्यकाल में उनको सोनिया गांधी से सहमति या राय मशवरा लेना पड़ता था। तो यहाँ पर ये प्रभावी या मजबूत प्रधानमंत्री की भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाए। पार्टी के पास इनके अच्छा खासा बहुमत था, लेकिन बहुमत होने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने इनको प्रभावित करने का काम किया, यानी इनकी नीतियों या निर्देशन को या इनके नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करने का काम किया। किसने? सोनिया गांधी ने, जो कि कहीं से भी मंत्री या मंत्री भी नहीं थी वो, लेकिन जिस पार्टी के पास बहुमत उपलब्ध था या जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त था, उस पार्टी ने इनको बहुमत दल के नेता के रूप में स्वीकार किया हुआ था। तो इसके कारण ये प्रभाव डाल रहे हैं। यानी यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि मनमोहन सिंह का बहुमत प्राप्त दल में यानी कांग्रेस में कोई प्रभाव नहीं था या इतना अत्यधिक प्रभाव नहीं था सोनिया गांधी की तुलना में। इसलिए यहाँ पर सत्ता के दो केंद्र हो गए। सत्ता के कितने केंद्र हो गए? यहाँ पर दो केंद्र हो गए, एक तो ये और एक ये प्रधानमंत्री हैं और ये पार्टी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। तो यहाँ सत्ता के दो केंद्र हो गए। राज्य में हमारे अभी सत्ता के दो केंद्र हो गए थे, अभी तो स्थिति ठीक है। तो प्रधानमंत्री की जो प्रभावी भूमिका है वो निर्भर करेगी कि आपका नियंत्रण या नेतृत्व किस प्रकार का है। ठीक है। तीसरी स्थिति जब आती, जब मैंने बताया आपको स्पष्ट बहुमत न होने पर, स्पष्ट बहुमत न होने पर सबसे बड़े दल के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में सबसे बड़े दल के प्रधानमंत्री चुने जाने पर यानी आप समझ गए, जो सबसे बड़ा दल होगा जिसके पास सर्वाधिक सीटें होंगी उस दल का ही व्यक्ति क्या बनाया जाएगा? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। और वह सबसे बड़ा दल ही सारे कार्यों में अपना हस्तक्षेप रखेगा, लेकिन स्पष्ट बहुमत की तुलना में स्पष्ट बहुमत की तुलना में कम प्रभावी होगा। सबसे बड़े दल के प्रधानमंत्री को
कम स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कारण आपको पता है ही, कम स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, अब अंतिम देखिए, कभी कभी तात्कालिक परिस्थितियां प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करती हैं। नेतृत्व क्षमता को प्रभावित कर देती हैं। अभी जैसे कोविड है या कोई प्राकृतिक आपदा है, दंगे हैं, गृह युद्ध है, इनके आधार पर भी प्रधानमंत्री को कार्य करना पड़ता है। जैसे राम मंदिर ध्वंस का कार्य हुआ तो उससे भी भारत की, तो वहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया था बाद में। ठीक है, सरकार चल नहीं पाई थी, वहाँ संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो गया था वहाँ। तो ऐसी घटनाएं भी कई बार प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता को क्या कर देती हैं, प्रभावी की जगह अप्रभावी कर देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा कर लें कि विदेशी राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता यदि किसी प्रधानमंत्री में है, जितनी मात्रा में वह अन्य राष्ट्रों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बना सकता है या अच्छे संबंधों का निर्वहन कर पाता है, उतनी ही उसकी भूमिका राष्ट्रीय राजनीति में भी क्या हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखना, या अंतर्राष्ट्रीय जनसमूह के भावनाओं में परिवर्तन लाना है, उनके विचारों में या भारत के प्रति उनकी जो नीति है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने से भी लाकर भी प्रधानमंत्री अपनी एक प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके साथ ही हमारी जो प्रधानमंत्री से संबंधित वार्ता है वो समाप्त होती है। हमने पहले भी आपसे चर्चा की कि प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्र के लिए जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ अब हम मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद जो कि जिसका कि लीडर, देखो अनुच्छेद लगभग वही आएंगे 74, 75 दोनों जगह मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को साथ साथ इंडिकेट किया गया है। बस आगे ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मंत्रिपरिषद की संख्या निर्धारण क्या है, कितना, प्रधानमंत्री तो एक होगा, उसकी चर्चा करेंगे आगे। और प्रधानमंत्री एक होगा तो वह निश्चित है, उसका कार्यकाल निश्चित है, उसकी भूमिका बहुमत प्राप्त दल के कारण ऊपर नीचे होती रहती है, या कभी कभी उसकी व्यक्तिगत जो क्षमता है उसके आधार पर भी प्रधानमंत्री की भूमिका प्रभावित होती है। अब हमारा जो मेन कार्य है वो काम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों में प्रधानमंत्री कहाँ तक प्रभावी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे।